बैठ जाओ। न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। पार्टी आप लोग दे सकते हो जहां भी देना चाहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होमवर्क दिया है क्या आज? क्वेश्चन नंबर, मैंने वेरिएबल मास शुरू कर दिया था ना, आज कंप्लीट हो जाएगा अपना चैप्टर ये। तो क्वेश्चन नंबर 26, 27, देखिए 27 में देखो, अगर आप टाइमिंग का कुछ एस्पेक्ट एस्टिमेट करना चाहो तो मैथमेटिकल आप इक्वेशन भी बना सकते हो, बट यहां पर एक लॉजिक है। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय द ब्लॉक कम टू एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कार्ड। इसका मीनिंग क्या है? वो क्या चाहता है कि कार्ड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक रुक जाए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है? जबकि क्वेश्चन में ये कहा ही नहीं है। कोलिजन कैसा दिया है आपका? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो आप मुझे बताओ, इधर से ये वी से आ रहा है सपोज, तो जब ये टकरा के जाएगा तो जाने की वेलोसिटी ई इंटू वी होगी रिलेटिव। तो मतलब अप्रोच और सेपरेशन, तो अप्रोच होगा तो सेपरेशन भी होगा, फिर उधर अप्रोच होगा तो फिर उधर सेपरेशन भी होगा, ये कंफर्म है। तो ऐसा टाइम कभी आएगा ही नहीं जब ये इसके साथ कंप्लीटली क्या हो जाए, अटैच हो जाए। उसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसके साथ अटैच हो जाने का मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो गया, जबकि हमें पता है कि कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, ई। तो अगर अप्रोच होगा तो सेपरेशन भी होगा, तो ये हो ही नहीं पाएगा कि ये इसके साथ कभी अटैच हो जाए। समझ गए? नहीं, इधर सुनो, मेरा ये कहना है, ये पार्टिकल के रुकने की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है उसके रेस्पेक्ट में रुक जाए, और उसके रेस्पेक्ट में रुकने का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों का वी रिलेटिव जीरो हो। तो अगर अप्रोच कर रहा है तो सेपरेशन होगा ही, फिर इधर से सेपरेट होके इधर अप्रोच करेगा तो फिर इधर से सेपरेशन होगा, फिर अप्रोच होगा, फिर सेपरेशन होगा। तो कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि वो उसके साथ अटैच हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29। डाउट है? देखिए 29 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि मैंने आपको कहा था कि आप इंपल्स इक्वेशंस पे ध्यान दें। तो सबसे पहले ये बताओ, जो ऊपर वाला है इसका रेडियस कितना, r/2, और हमारा जो ये बड़े वाले स्फीयर्स हैं उनका रेडियस कितना है? एक ऐसे है, इस तरीके का ये है। पहले इधर देखो, ये हमारे पास ये सिचुएशन है। तो सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताइए, v0 डाउनवर्ड, यही ना। और फाइनली ये रुक जाता। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 30 की बात करो तो उसमें v0/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसके ऊपर दो इंपल्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो इधर से ndt और एक इधर से। अच्छा, मैं इन दोनों को इक्वल क्यों बना रहा हूं, जरा सोचो। नहीं, मुझे ये बात पता है कि ये फाइनली रुक गया। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी तो हॉरिजॉन्टल में नेट इंपल्स दिखाई देगा आपको। तो एज पर सिमेट्री आप ये बात कह सकते हो कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। समझ में आ रहा है?
भाई अगर मान लो ये n1 ये n2 लिखता हूं सपोज, तो हॉरिजॉन्टल में कुछ मोमेंटम रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम नहीं होना ये शो करता है कि n1 और n2 दोनों बराबर होंगे। तो मैंने एज अ सिमेट्रिक कोलिजन हो रहा है इसलिए दोनों को सेम कर दिया। क्लियर है? चलिए इसके बाद क्या होगा, पहले ये वाला एंगल पता करो। तो ये पता है आपको, ये कैपिटल आर है और ये r/2 और ये r 3r/2। तो इसका लाइन ऑफ कोलिजन जो है उसके अकॉर्डिंग ये एंगल थीटा, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा वुड बी 2/3, या ऐसे लिख लो, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज योर कैपिटल R अपॉन 3r/2 एंड दैट विल गिव, अच्छे से समझना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे ये बताइए, ये आया साइन थीटा कितना 2/3। अब ये जो साइन थीटा 2/3 आया है उसके कंसर्न में हमको ये दिख रहा है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है और इधर के लिए लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, इस पर दोनों इंपल्स मैंने लगा दिए हैं। तो अगर हम ये कहें कि इसके ऊपर इंपल्स इक्वेशन को अगर हम सोचें, तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ये dt थीटा है, ये थीटा है, तो वर्टिकल में इन दोनों का कंपोनेंट कितना आएगा 2n dt cos थीटा। सही बात है? चलो तो ऐसा करते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, नीचे की तरफ प्लस मान लेते हैं। तो इस पे क्या इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इंपल्स इक्वल्स टू, ये थॉट आपके पास कैसे आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम पता है उसका आपको, तो आप वहां से अननोन इंपल्स को एस्टिमेट करें। तो इंपल्स कितना लग रहा है, तो ऊपर की तरफ -2n dt cos थीटा इक्वल्स टू p फाइनल एंड p इनिशियल m v नॉट। मतलब माइनस नहीं प्लस में, क्योंकि वो नीचे वेलोसिटी थी, तो मैंने डाउनवर्ड को क्या मान लिया, ऊपर वाले को माइनस, उसके करस्पॉन्डिंग ये आया मेरे पास। तो मेरे पास कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, n dt इक्वल्स टू m v नॉट बाय 2 cos थीटा। इतना समझ में आया? कौन सा इंपल्स मिल गया आपको कि इन स्फेयर्स के बीच में जो इंपल्स है ये मिल गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे इस दूसरी बॉडी पर इंपल्स भी लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा क्या, इसके सेंटर से पास करता हुआ, कितना एंगल है ये, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, ये थीटा है ना, तो क्या ग्राउंड से आने वाला नॉर्मल इंपल्सिव होगा, जैसा मेरा उस स्फेयर में हुआ था, हेमी स्फेयर पे जमीन से नॉर्मल जो आ रहा था वो इंपल्सिव था, उसने ऊपर वाले इंपल्स के वर्टिकल कंपोनेंट को हैंडल कर लिया था। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे क्या होगा, तो ये NDT है, तो NDT का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट NDT साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हुआ, एन इंपल्स NDT साइन थीटा। तो मुझे बताइए इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो नीचे अंदर तो जा नहीं सकता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इस तरफ होगी समथिंग v डैश, तो कितना होगा m इंटू वी डैश माइनस 0। तो n dt साइन थीटा इक्वल्स टू m v डैश, n dt की वैल्यू कितनी, m v नॉट बाई 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू m v डैश। यहां से m से m कैंसिल आउट करिए, ये आपका v डैश आ गया, v नॉट बाई 2 tan थीटा। कर लोगे आगे, साइन थीटा कितना है 2/3, तो tan थीटा कितना होगा, ये 2 है ये 3 है, √5, दैट इज 2/√5। और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है बताओ, कहां पर चेंज आएगा, ये फाइनल, यहां पर 0 नहीं करके -mv0/2, मतलब यहां पर mv0/2 -mv0। क्लियर? एक मिनट, चलो सोच लेते हैं, किसी एक को ले लिया और LOC ले लिया, ये वाली ले रहे हो क्या, ये वाली लोगे तो इसका इंपल्स आ जाएगा, ये एक एक्सटर्नल इंपल्स होगा, एक एक्सटर्नल इंपल्स यहां से होगा। तो इस LOC के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि यहां से एक इंपल्स आ रहा है, यहां से एक इंपल्स आ रहा है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। समझ में आई बात? और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई ई की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मोमेंटम उसने आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर रखा है।
चले आगे। देखो ये वाला नॉर्मल सेम नहीं है, ये वाला नॉर्मल डिफरेंट है, मैंने बनाया नहीं है, ये डिफरेंट है कुछ एन डैश। ठीक है, ये एन डैश का कंपोनेंट एन डैश और इसका कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे को हैंडल करेंगे, तो ये वैल्यू सेम नहीं है। ये तो मैंने जस्ट ऐसे लिखा था कि नॉर्मल, वैल्यू नहीं लिखा है मैंने कि ये एन और ये एन सेम, नहीं बोल रहा हूं, ये अलग है। समझ में आई बात? ओके, तो इसका 30th भी हो जाएगा। ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने 28 पूछा है, वो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था आपको ध्यान है, एक पार्टिकल को स्ट्राइक करके वापस लाए थे, तो बिल्कुल सेम केस है कि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट विल रिमेन एज द सेम। अच्छा, इसने एंगल थीटा कहां से दिया है? वर्टिकल से, तो 2u साइन थीटा बाई जी, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में सही है आंसर। वैसे कोई डाउट हो तो आप पूछ लो किसी पॉइंट में। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड। पहली बात तो ये है डज नॉट होल्ड व्हेन टू पार्टिकल्स m1 m2 अंडरगो द इलास्टिक कोलिजन। तो कह रहा है व्हेन कोलिजन इज ऑब्लिक m1 इक्वल्स टू m2 विद m2 स्टेशनरी आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था अगर m1 m2 इक्वल हो और एक स्टेशनरी हो तो ऑब्लिक कोलिजन में लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है और उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम रहती है। तो क्या सिचुएशन होता है, जैसे ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये मास इक्वल है, इसकी वेलोसिटी u है, तो इस u का सपोज ये u cos थीटा इधर है और इधर कौन है? u sin थीटा। तो क्या होगा, ये अपना u cos थीटा इसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा इधर, देन दे मूव म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है ये कि अ मेटल बॉल हिट्स द वॉल। पहले ध्यान से सुना, एक मेटल बॉल ने वॉल को हिट किया, डज नॉट रिबाउंड वेयर एज द रबर बॉल विद द सेम मास ऑन हिटिंग बॉल सेम वेलोसिटी रिबाउंड बैक। मतलब सिंपल सी बात है, तो एक वॉल है, एक बॉल इससे हिट करती है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी u, और हिट करके रिबाउंड नहीं करती है, रेस्ट पे आ जाती है, और दूसरा बॉल हिट करके वापस इधर आता है, किसमें मोमेंटम चेंज ज्यादा है? पहले वाले का मोमेंटम चेंज है 0 माइनस ऑफ दिस, बट सेकंड वाले में इसका मोमेंटम पहले लास्ट में इधर है और पहले इधर था। तो जब हम इसका चेंज एस्टिमेट करेंगे तो यहाँ 2mu का चेंज दिखेगा और यहाँ मैग्नीट्यूड में mu का चेंज दिखाई देगा। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि मेटल बॉल सफर्स ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। गलत बात है, मेटल वाला कम करेगा और रबर वाला ज्यादा, तो रबर बॉल सफर्स द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। तो बी ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है, बट और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ मेटल बॉल इज ग्रेटर देन द इनिशियल मोमेंट ऑफ रबर। ये तो सेम है, दोनों सेम है, और कह रहा है बोथ सफर द सेम चेंज इन मोमेंटम, डेफिनेटली दे आर डिफरेंट और ये लार्ज है। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36, बस इतना ही दिया था। वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल मास पे थे, है ना? आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, आज तो कंप्लीट ही करेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। हीट 1 स्टार्ट होगा।
उसके जो भी पार्ट, लास्ट टॉपिक बताना एक बार। अभी तो यही पढ़ा रहे हैं, वेरिएबल मास। देखिए वेरिएबल मास सिस्टम, इसमें क्या कॉन्सेप्ट आया था आपके पास एज अ कॉन्सेप्ट? अगर हम बात करें तो किसी सिस्टम पे जब मास एंट्री या एग्जिट लेता है तो वो सिस्टम पर क्या अप्लाई करता है? थ्रस्ट फोर्स। वो मैंने आपको प्रूव करके बताया कि थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या थी। तो सपोज यू हैव अ सिस्टम ऑफ मास m, जिसकी किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी v है। इस पर और भी कोई फोर्सेस हो सकते हैं जिसको मैंने बोल दिया एक्सटर्नल। इसमें एक मास एंटर कर रहा है dm, इसकी वेलोसिटी कितनी है? कुछ v1 है। तो ये कंबाइंड होने के बाद एक नया सिस्टम बना रहा है। और मैंने कहा मेरे पास सिस्टम पे दो इक्वेशंस आ गए, एक तो थ्रस्ट फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी है? dm by dt इंटू यू रिलेटिव, और सेकंड जो आपका सिस्टम है उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस तो थे ही, उसके अलावा उस पर एक थ्रस्ट फोर्स और एक्स्ट्रा आया है और वो उसके एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना सिस्टम में मास एंट्री करे चाहे एग्जिट करे, ये फॉर्मूला आपके पास एप्लीकेबल रहेगा हमेशा। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से कि जैसे ये मास एंट्री हो चाहे एग्जिट हो, मैंने एंट्री के लिए प्रूव कर दिया था, आप एग्जिट के लिए भी इसी तरह से इक्वेशंस निकाल सकते हैं कि डीएम मास इस सिस्टम से चला जाए तो इक्वेशन क्या बनेगा। क्लियर है? तो मेरे पास ये इक्वेशन है वेरिएबल मास को सॉल्व करने के लिए। अब थोड़ा सा ना सोचने वाली चीज क्या है कि ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। आपको पता है ना एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस होता है। तो जैसे सपोज एक्सीलरेशन आप किसी इंस्टेंट पे डिफाइन कर रहे हैं और मैं आपसे सिस्टम की वेलोसिटी एट एनी टाइम टी पे या टी इक्वल्स टू 20 सेकंड पे या किसी और टाइम पे पूछ रहा हूं, तो क्या होगा? आपको फिर ये इक्वेशंस बनाने होंगे, जिन इक्वेशंस को इंटीग्रेट करके आप क्या करेंगे? फाइनल आंसर निकालेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन बनाने के लिए आपको फंक्शन चाहिए होता है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि किसी का क्या कहते हैं वेलोसिटी निकालनी है एट एनी टाइम टी पे, तो आपका क्वेश्चन क्या होता है कि हमें एक्सीलरेशन चाहिए पहले और उसकी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो मतलब जब भी आपको किसी बड़े इंटरवल पे डिस्कशन करना है तब तो आप किसी इंस्टेंट पे जाएंगे और वो आपका एट एनी टाइम टी होगा, समझ गए? और उस इंस्टेंट पे वेरिएबल्स के फॉर्म में इक्वेशंस बनानी होती हैं, फिर जाके उसको इंटीग्रेशन करके हम वेलोसिटी तक पहुंचते हैं या जो भी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है उस तरफ हम जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा थ्रस्ट फोर्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। मुझे बताइए ये जो थ्रस्ट फोर्स है एफ टी एच वेक्टर, दैट इज व्हाट डीएम बाई डी टी इंटू यू रिलेटिव। कोई बता सकता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स? कि डीएम बाई डी टी के साइन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो यू रिलेटिव है ये एंट्री मास या सेपरेटिंग मास की रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन साथ के साथ डीएम बाई डी टी का साइन भी डिपेंड करेगा। अगर साइन पॉजिटिव है मतलब मास इंक्रीजिंग है, तो थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एंटरिंग मास के, अगर एंटरिंग मास है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एंटरिंग मास के डायरेक्शन में थ्रस्ट लगेगा। और अगर सिस्टम से मास एग्जिट कर रहा है तो एग्जिट का मतलब होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी में ये नेगेटिव टर्म आएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेटिंग मास के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका थ्रस्ट लगेगा। तो अगर हम ये कहें कि सपोज, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सपोज माय मास इज इंक्रीजिंग, तो हम बोलेंगे कि थ्रस्ट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ यू रिलेटिव। यू रिलेटिव किसका है? एंटरिंग मास का। लेकिन इफ योर मास इज डिक्रीजिंग देन थ्रस्ट फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ यू रिलेटिव। लेकिन एक बात बताओ, थ्रस्ट फोर्स जीरो कब होगा? अच्छा चलो मास कांस्टेंट है तब तो थ्रस्ट का कोई मीनिंग ही नहीं रहा।
लेकिन वैसे कब जीरो हो सकता है? अगर यू रिलेटिव जीरो हो जाए। मतलब इसको ऐसे समझना, जैसे एक ट्रॉली जा रही है और आपने डीएम मास फेंका उस पे, और वो ट्रॉली पर इस तरह से लैंड करे कि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, या कोई सिस्टम जा रहा हो और उसमें से कोई मास सेपरेट हो रहा हो बिना किसी रिलेटिव वेलोसिटी के। तो अगर बिना रिलेटिव वेलोसिटी के एंटर हो जाए या बिना रिलेटिव वेलोसिटी के एग्जिट कर जाए, तो उस सिस्टम पे कोई थ्रस्ट फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो थ्रस्ट फोर्स की अंडरस्टैंडिंग है, इंक्रीजिंग मास सिस्टम पर यू रिलेटिव के डायरेक्शन में लगता है, डिक्रीजिंग मास सिस्टम पर थ्रस्ट फोर्स यू रिलेटिव के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और अगर यू रिलेटिव जीरो हो तो कोई थ्रस्ट फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। देखो वेरिएबल मास में कुछ अलग से चीज नहीं है, इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। एक सिंपल सा थॉट ये था कि कोई मास जब एंटर या एग्जिट करता है तो वो थ्रस्ट फोर्स लगाता है, और थ्रस्ट फोर्स के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर सिस्टम पे ये एक्स्ट्रा थ्रस्ट और आएगा, उसको इंक्लूड करके सिस्टम का एक्सेलेरेशन आपको डिसाइड करना है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक हमारे पास ट्रॉली है, ट्रॉली में कौन बोल रहा है? तो लिख लो यार, उसमें ऐसा क्या है, घबराने वाली क्या बात है इसमें? एम नॉट एट टी इक्वल टू 0, अब तो लिख लिया होगा आपने, अभी भी नहीं लिखा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखो एक ट्रॉली में आपका सैंड भरा हुआ है, और इनिशियल मास कितना है इस सिस्टम का, मतलब इसमें ट्रॉली प्लस सैंड दोनों आ गए। ओके, इनिशियल मास कितना है, एम नॉट। तो क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, टी इक्वल टू 0 पे सब कुछ मैंने बोर्ड पे दे दिया आपको। टी इक्वल टू 0 की वेलोसिटी वी नॉट है, टी इक्वल टू 0 पे मास एम नॉट है, और यहां पर एक होल है इस ट्रॉली के अंदर। ठीक है, देखो द सैंड इज लीकिंग आउट, the sand is leaking out at a rate lambda kg per second, at a rate lambda kg per second। मतलब इसमें से सैंड गिर रहा है नीचे से, किस रेट से गिर रहा है, लैम्डा केजी पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में लैम्डा केजी निकल जाता है इसमें से। तो लिखो देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ, then find out the velocity of trolley as a function of time t। Find out the velocity of trolley as a function of time t। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करके ये समझा करो। आपको वेलोसिटी अभी नहीं चाहिए, इस टाइम के कितने टाइम के बाद, तो आपको पता है किसी टी टाइम पे पहले जो इक्वेशंस बनानी होंगी वेरिएबल्स के साथ, फिर वो इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हम वेलोसिटी तक पहुंचेंगे। यही है एस्पेक्ट। तो
अच्छा पहले एक बार जरा इस मोमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताओ, अभी इसका मास एम नॉट है, थोड़े टाइम के बाद गिरता जाएगा तो मास चेंज होता जाएगा, तो क्योंकि इसका मास वेरिएबल है, तो जब हमें इक्वेशन बनाना होगा तब तो हम एट एन टाइम टी पे जाके बनाएंगे, बट अभी मैं सोच रहा हूं कि क्या हुआ होगा। अभी कितनी वेलोसिटी इसकी, वी नॉट। अच्छा इसमें से डीएम मास बाहर निकल गया, जस्ट ड्रॉप हुआ उसमें से, होल से जस्ट निकल गया ऐसे। कितने लोगों को लगता है देख के भी कि सर कोई थ्रस्ट नहीं रहा होगा? बिल्कुल आराम से ऐसे निकल गया, है ना? फील तो आ रही होगी सबको, लेकिन फील से बच के रहना। हालांकि यहाँ फील काम कर जा रहा है। तो यहाँ पर जब ये होल से बाहर निकलेगा ना, तो ऐसा पता है क्या है, एक्चुअली ये सैंड और क्या कहते हैं ट्रॉली, ये सबकी वेलोसिटी वी नॉट है। तो बस होल से ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे बाहर आ जा रहा है। तो बाहर जब आ रहा है तो वो डीएम मास अपने साथ वेलोसिटी लेके आ रहा है, और वो वेलोसिटी कितनी है, जितनी सिस्टम की वेलोसिटी है। तो मुझे बताइए, अभी जैसे ये डीएम बाहर निकला, कोई थ्रस्ट लगेगा क्या? अभी कोई थ्रस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसका यू रिलेटिव ही जीरो है। वो बात अलग है कि सिस्टम का मास डिक्रीजिंग है, लेकिन कोई थ्रस्ट लगा क्या? नहीं लगा। अच्छा ये बताइए, इस पूरे सिस्टम पे अगर आप फोर्सेस देखते हो, तो एक तो वर्टिकल में वेट जमीन से नॉर्मल, लेकिन हॉरिजॉन्टल में बताओ कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल नहीं है। और साथ के साथ एक थ्रस्ट आ सकता था सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में, जब ये ऐसे बाहर निकलता, तो अगर ये किसी रिलेटिव वेलोसिटी से निकलता तब ये सिस्टम पे कुछ थ्रस्ट लगा रहा होता। लेकिन क्या अभी कोई थ्रस्ट लग रहा है? अभी कोई थ्रस्ट नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डीटी टाइम बाद इसके एक्सीलरेशन के लिए मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस को रेस्पॉन्सिबल बताया था। ये रहा फॉर्मूला। इसमें मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, और हॉरिजॉन्टल में थ्रस्ट भी नहीं आया। तो थ्रस्ट भी नहीं है और एक्सटर्नल भी नहीं है, तो क्या इसका एक्सीलरेशन जीरो है? तो इस मोमेंट पे मैं चेक कर रहा हूं, तो इसका एक्सीलरेशन जीरो होने की वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज। तो बताओ डीटी टाइम बाद फिर से इसका जो वेलोसिटी है वो वी नॉट ही रहेगा, फिर वो वेरिएबल मास जो बाहर निकलेगा वो फिर वी नॉट से निकलेगा, फिर कोई थ्रस्ट एक्ट नहीं करेगा, और इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि योर एफ थ्रस्ट इज dm by dt into u relative, and in this case your u relative is जीरो। तो थ्रस्ट फोर्स, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल में चेक करें, अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, वर्टिकल में हो सकता है फोर्सेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में आपके पास ना तो एक्सटर्नल है और ना ही थ्रस्ट है, थ्रस्ट भी नहीं है। तो कितना हुआ, m dv बाय dt, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये इंप्लाई करता है ये भी जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होना इंप्लाई करता है कि वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज स्टिल वी नॉट। इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब ये जा रहा है ना वेलोसिटी वी नॉट से, तो अपना मोमेंटम साथ में लेके जा रहा है। देखो अपना मोमेंटम साथ में लेके जा रहा है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहने की भी बात करते हो, क्योंकि कोई फोर्सेस तो है ही नहीं, तो अगर सिस्टम के लिए भी बात करो तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व है इसका, वर्टिकल में नहीं है। वर्टिकल में जैसे जैसे नीचे आएगा ना, तो डीएम मास कुछ वेलोसिटी गेन करता जाएगा। तो वर्टिकल में हम कंजर्व नहीं कह सकते, लेकिन हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व है। इवन आपका डीएम मास अपना मोमेंटम साथ में लेके बाहर आया है। क्लियर और नॉट? इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ क्या? नहीं, सिस्टम को मैंने सिर्फ इसको नहीं बोला है, मैं कह रहा हूं अगर डीएम को मैं इंक्लूड कर लेता हूं तब तो कंजर्व है, लेकिन सैंड प्लस ट्रॉली का कंजर्व नहीं है। हाँ अगर मैं सैंड प्लस ट्रॉली को सिस्टम बोलता हूं तो कोई कंजर्व नहीं है। मैंने अभी सिस्टम किसके लिए बोला था, पूरे को। लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझना, ये इक्वेशन हम किस पे लिखते हैं, उस सिस्टम के लिए जिसमें से मास आ रहा हो या जा रहा हो।
एक स्टूडेंट ने लिखा है सर मास गिरता जा रहा है तो वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। मैंने क्या बोला, वो अपना मोमेंटम भी साथ में लेके जा रहा है। मोमेंटम अगर वहां छोड़ के गया होता तो हो सकता था कि शायद उसके कुछ चेंजेस आ जाएं, लेकिन अभी कोई भी ऐसा चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, ड्रॉप मतलब फेंक रहे हो आप। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ लेकिन अगर मान लीजिए आप उसको ऐसे थ्रो करते तो फिर वो इम्पल्स आ रहा होता। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आने लग जाएगा सब। बात मत करो, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझो इन चीजों को, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन बनाने पड़ते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है डायग्राम में। ओके, देखो सबसे पहले ट्रॉली खाली था। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आधा चीज क्या होती है, उसको समझ लेना कि वो हो क्या रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इक्वेशंस में ढूंढते हो जाके। तो सबसे पहले ट्रॉली खाली है, उसका मास कितना है, m0। ठीक है, तो यहां पर हम ऊपर से सैंड गिरा रहे हैं। ठीक है, सैंड मान लो हम लैम्डा केजी पर सेकंड से गिरा रहे हैं, वो भी मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा। तो जब ये सैंड गिरेगा तो आप इसको आगे खींच रहे हो क्या, तो इसमें क्या होगा, सैंड ऊपर से आके ऐसे गिरेगा। तो इसको इस तरह से मानना है कि जैसे सैंड इसके साथ गिरेगा ट्रॉली के साथ जाएगा आगे। किसके साथ आगे जाएगा, ट्रॉली के साथ आगे जाएगा। ठीक है, तो सैंड ऊपर से आके ऐसे जब गिरेगा और ट्रॉली के साथ आगे जाएगा, तो ट्रॉली उस सैंड को अपने साथ तुरंत अटैच कर लेगी। तो आपको ऐसा दिखेगा कि ट्रॉली में हर बार डीएम मास आके अटैच हो रहा है। तो ट्रॉली को हम हमारा वेरिएबल मास का सिस्टम बोले, जिसमें मास एंटर कर रहा है और ऊपर से मास आता रहेगा। तो क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली as a function of time t, find out the velocity of trolley as a function of time t। ठीक है, किसी भी चीज को कंप्लीट सोचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना, एक मिनट, मैंने क्या पूछा, फाइंड आउट दी लिख दिया ना। तो चलो मैं डायग्राम में देता हूं कि सैंड जो फॉल कर रहा है वो किस रेट से फॉल कर रहा है, लैम्डा केजी पर सेकंड। एक सेकंड में इतना मास गिरता रहेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, सबसे पहले t इक्वल टू 0 देखते हैं। पहले अभी लिखना बंद करो, पहले t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे आपकी ट्रॉली भी रुकी हुई है। अभी कितना मास है, अच्छा ऊपर से डीएम आ रहा है। तो ऊपर से डीएम जब आ रहा होगा, एक मिनट आ रहा है, तो क्या वो वर्टिकल वेलोसिटी गेन कर गया। अच्छा वर्टिकल वेलोसिटी गेन कर गया तो गिरेगा तो वो इस तरह से थ्रस्ट लगाएगा।
अच्छा, अभी मैंने इस तरह से क्यों बोला, इसमें भी कारण है। अभी ट्रॉली रुकी हुई है तो t इक्वल टू 0 पे ये ऐसे गिर के थ्रस्ट लगा, क्योंकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी है, समझ गए। लेकिन dt टाइम बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ट्रॉली कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगी। अब देखना, अब जब ये ऐसे गिरेगा तो ये ऐसे तो आएगा ही आएगा। एक मिनट रुक जाओ, तो ये डीएम मास को ये साथ में भी ले जाएगी ट्रॉली। तो चलो देखना, डीएम मास को अगर ट्रॉली ऐसे साथ में ले जाती है तो हाथ पे किधर फोर्स है। एक मिनट समझना, ये डीएम मास को ऐसे ले जा रहे हैं तो किस पे आगे लग रहा है, हाथ पे आगे लग रहा है। तो इधर वाले हाथ पे पीछे, मतलब ये ट्रॉली है और ये सैंड है, तो सैंड ऐसे गिरा, इसको साथ में खींचा, तो बताइए सैंड को खींच रहा है वो और इस पे पीछे। अच्छा, अगर हम थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो जब ये गिर रहा है किसी मोमेंट पे, जब ट्रॉली कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर चुकी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पता है कितनी है, इस सैंड की तो अपनी नीचे की तरफ है ना, और ट्रॉली के रेस्पेक्ट में रिलेटिव देखें तो ट्रॉली की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर देते हैं, तो इसकी वेलोसिटी नीचे और ट्रॉली के रिलेटिव, इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। इतना समझ में आता है? दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। तो जब आप इसको आगे खींचेंगे तो हम थ्रस्ट वगैरह एनालाइज कर रहे हैं, तो पहले ये बताओ t इक्वल टू 0 पे, किस पे, ट्रॉली रेस्ट पे है। अभी कितने लोगों को दिखता है कि थ्रस्ट ऐसे आया है, मतलब सिस्टम पे नीचे और इस पे ऊपर, हॉरिजॉन्टल में कोई थ्रस्ट है क्या? तो t इक्वल टू 0 पे इसका एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा? 0 क्यों बनेगा यार, f लग रहा है, f लग रहा है, तो m नॉट ही मास है, अभी dm ही तो आया है, तो f बाई एम नॉट इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। किस टाइम पे? t इक्वल टू 0 पे। अच्छा, जैसे ही थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा, इसने थोड़ी सी वेलोसिटी एक्वायर कर ली। अब बताइए v आगे की तरफ है, तो अब आप अगर चेक करोगे कि थ्रस्ट कितना है, तो क्या अभी भी अगर हम बात करें तो देखो ऐसे आया ना, तो उस थ्रस्ट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 था, लेकिन जैसे ट्रॉली कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगी तो ये वर्टिकल तो कुछ थ्रस्ट है ही, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल भी थ्रस्ट है। अच्छा, मैं हॉरिजॉन्टल पे क्यों फोकस कर रहा हूं जरा बताओ, क्योंकि मुझे इसके मोशन में मुझे पता है वर्टिकल फोर्सेस तो थ्रस्ट व्रस्ट जो भी होंगे वो सब बैलेंस हो जाएंगे, यस और नो। भाई बैलेंस कैसे होंगे, जमीन से नॉर्मल आएगा, ऊपर से वेट आएगा और थ्रस्ट आएगा, वो सब तो बैलेंस हो गए। तो मेरा फोकस किधर है इस क्वेश्चन के लिए? हॉरिजॉन्टल। तो मैं सारा डिस्कशन किधर कर रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा मत सोचना कि वर्टिकल में कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, वर्टिकल में भी यहां पर कंडीशंस चल रही होंगी। समझ में आई बात? तो अब हमें एट एनी टाइम टी पर वेलोसिटी चाहिए, मान लीजिए टी बराबर 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ बोल रहा है क्वेश्चन, तो अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा और इक्वेशन किसी टाइम टी पर बनाना पड़ेगा ताकि आप उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकें। तो मुझे बताइए टी इक्वल टू 0 मोमेंट ये है एट एनी टाइम टी। अब ध्यान से देखना कैसे मानता हूं मैं, एट एनी टाइम टी। क्या क्या चीजें आपको पता है और क्या क्या नहीं पता है? तो सबसे पहले बात, आपको पता ही नहीं है टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी, पता है क्या? बताओ, नहीं पता है, आपको नहीं पता टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी, आपने कितना मान लिया, v। फिर आप कहोगे इस v में किस तरह से चेंज आएगा, फिर इनिशियल से लेके यहां तक कुछ इंटीग्रेशन करके v निकालोगे। समझ आई बात? अच्छा, इतने टाइम तक कितनी सैंड गिर चुकी है, कुछ लैम्डा टी मास गिर चुका है। तो अब हमारे सिस्टम का जो मास, जिसको मैं वेरिएबल बोल रहा हूं, दैट इज एम नॉट प्लस लैम्डा टी। एक एक चीज समझना, कितना मास है, एम नॉट प्लस लैम्डा टी। ओके, अब जब आप इसको खींचेंगे तो इस समय तक इसने वी वेलोसिटी एक्वायर की, तो क्या आपको लगता है ऊपर से जो डीएम मास गिर रहा है, एक मिनट, उसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी है लेकिन उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, ठीक है क्या? चलिए, वर्टिकल मैंने दिखाया भी है वो, लेकिन हॉरिजॉन्टल 0 है। अब आपको पता है ये डीएम मास इस सिस्टम के साथ अटैच हो जाएगा, तो देखते हैं कितना थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। तो आई एम डिस्कसिंग इन हॉरिजॉन्टल ओनली। आप लोग समझ गए मैं हॉरिजॉन्टल में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि वर्टिकल में तो इक्विलिब्रिया है, तो वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल में बदल रही है, तो वी आर डिस्कसिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। व्हाट इज एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू dm by dt into
इसको ध्यान से समझना। अब हॉरिजॉन्टल में लिख रहे हैं ना, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, तो आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा पहले। तो मैंने राइट वर्ड क्या मान लिया, प्लस। अब देखते हैं थ्रस्ट फोर्स कितना। तो एफ टी एच, एफ थ्रस्ट, हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एफ थ्रस्ट आपको नहीं मालूम है कितना, हाउ मच इज डीएम बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ एम नॉट प्लस लैम्डा टी, ये तो हुआ। एंड रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, एंटरिंग मास की, किसके रेस्पेक्ट में, ट्रॉली, ट्रॉली की वेलोसिटी v, और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पीछे, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पीछे, दैट इज माइनस ऑफ v। किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि बाद में मैं रिपीट नहीं करूंगा इस चीज को। हाँ नहीं नहीं, फ्रिक्शन हो सकता है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन हो सकता है वो। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो भी लगेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर मान लो किसी तरह से उसके साथ उसको एक्युमुलेट कर लिया आपने, तो एक्युमुलेट हो गया वो, आप ये मान लो फ्रिक्शन से हुआ, चाहे आपने कुछ भी बना रखा है वहां पे, कुछ भी आपने कर रखा है, लेकिन वो उसके साथ अटैच हो गया, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है थ्रस्ट फोर्स का। हाँ, ट्रॉली के साथ बाद में जाएगा, अभी बताओ एंट्री से पहले, एंट्री के पहले यू रिलेटिव क्या है, एंट्री के पहले ना, एंट्री होने के बाद तो खत्म ही हो गया, बात नहीं, बात नहीं। इधर मैंने चर्चा करने के लिए कहा है कि कुछ अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मैं इसको दो पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, इसी के कारण आएगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज ये ऐसा है, इधर देखो क्या कहते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए इतना फ्रिक्शनल है कि वो आते ही अटैच हो गया, तो भी कुछ फोर्स है कि नहीं, ठीक है। अच्छा मान लो बहुत ज्यादा आप सोचना चाहते हो, मैंने यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ना होल कर दिए हैं इसके ऊपर, होल से मतलब ट्रॉली है, उसमें छोटे छोटे मान लो पैकेट बने हुए हैं, जहां पे वो सैंड गिर के अटैच होके भर जाएगा उसमें, तो क्या वो चीज उसको साथ में लेके नहीं जाएगी, ठीक है। और सिंपल वे में अगर हम बात करें तो ट्रॉली में सैंड भरी हुई है, सपोज सैंड गिरेगा तो वो सैंड के साथ दूसरा सैंड चिपक के साथ आ जाएगा, ये हो रहा है, तो वहां कोई स्लिपिंग नहीं हुई है, बात समझ गए, वहां पर अटैच हो गया। हाँ हाँ, ये तो है ही डाउट, इसके अलावा और कोई डाउट किसी को, क्लियर है। यू रिलेटिव बता रहा हूं मैं, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं प्लस भी होना चाहिए, ओके। तो देखो ये जो एफ थ्रस्ट है, इसको समझो, पहली बात तो इसका, एक मिनट पहले, अब इसको समझना नहीं है, अब इसको फॉर्मूले में लगाना है, इसको समझने वाली चीज तो मैंने फॉर्मूले में डिराइव करते वक्त बता दी थी कि ये कैसे आएगा। तो डीएम बाई डी टी इंटू यू रिलेटिव विल बी थ्रस्ट फोर्स। अब आप यू रिलेटिव देखना चाहते हो, लेकिन मैंने आपको किस डायरेक्शन में देखने के लिए कहा है, चलिए 1 मिनट, योर सिस्टम इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड योर डीएम मास इज हैविंग वेलोसिटी परपेंडिकुलर v डैश, मान लीजिए यही है ना। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी, तो पहले मैं किसके रेस्पेक्ट में जा रहा हूं, ट्रॉली, तो ये डीएम मास की अपनी वेलोसिटी किधर है, नीचे, इसमें किसकी वेलोसिटी को रिवर्स करूं, ट्रॉली की वेलोसिटी रिवर्स करके इधर ऐड कर दिया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि यू रिलेटिव का कौन सा कंपोनेंट ढूंढ रहे हैं हम, क्योंकि थ्रस्ट कौन सा चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ढूंढ रहे हैं, किधर है वो, किधर है वो, ये v है तो माइनस वी क्यों, क्योंकि मैंने राइट वर्ड क्या माना, तो ये पीछे की तरफ, तो अब मेरे पास थ्रस्ट आ रहा है डीएम बाई डी टी, एम का फंक्शन रख दिया, एंड यू रिलेटिव माइनस वी। अभी भी किसी को कोई डाउट है कि क्लियर, हाँ बिल्कुल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ थ्रस्ट। इसमें और भी थ्रस्ट है, ऐसे वाला, ऐसे आके भी थ्रस्ट लग रहा है, पर मैं उसको नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वर्टिकल में बैलेंसिंग हो जाएगी, तो वी आर डिस्कसिंग ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है सबको अब, किसको परपेंडिकुलर, ये मैं ऐसे बात कर रहा हूं, मान लो ऊपर से सैंड गिर रही है, तो क्या वो नीचे गिरते गिरते कुछ वेलोसिटी नहीं गेन कर जाएगी,
तो वो नीचे गिर रही है तो कोई वेलोसिटी है, तो मुझे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे कौन सा थ्रस्ट निकालना है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। अगर कोई मुझसे पूछे वर्टिकल थ्रस्ट बताओ, तो मुझे ये रिलेटिव वेलोसिटी देखनी पड़ेगी कितनी है, फिर मैं कहूंगा वो h हाइट से गिरा, तो इट विल एक्वायर्ड वेलोसिटी हाउ मच, √2gh। फिर उसके करस्पॉन्डिंग सारा डिस्कशन होगा। यस और नो? अब सबको क्लियर है? हाँ, कौन सा परपेंडिकुलर में नहीं होना चाहिए? तुम मन से चलते हो कि लॉजिक से, पहले ये बताओ। लॉजिक से चलते हैं। लॉजिक क्या कहता है? थ्रस्ट फोर्स कब आता है? व्हेन dm/dt इंटू यू रिलेटिव करते हैं, है ना? तो dm/dt तो आपका ये आ गया। अब आपको यू रिलेटिव कौन सा थ्रस्ट निकाल रहे हो? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल रिलेटिव ले लें, और वर्टिकल थ्रस्ट में वर्टिकल रिलेटिव। तो क्या आपको लगता है वर्टिकल रिलेटिव से वर्टिकल थ्रस्ट आएगा, और हॉरिजॉन्टल रिलेटिव से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट? क्लियर है अब तो? ठीक है, तो देखो ये थ्रस्ट फोर्स सबको क्लियर हो चुका है। तो मैं जरा इसकी वैल्यू लिख देता हूं। दिस इज ओनली अलोंग द हॉरिजॉन्टल। मैंने अननेसेसरी वर्टिकल आपको दिखा के उलझा रखा है, ये इसलिए ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में तो वर्टिकल थ्रस्ट भी होगा, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग दी वर्टिकल। तो इक्विलिब्रिया होगा तो थ्रस्ट व्रस्ट अपने आप मिला लेगा, जो करना होगा कर लेगा। ठीक है, तो चलिए, आपको थ्रस्ट फोर्स में ये माइनस भी समझ में आया, क्योंकि ट्रॉली के रेस्पेक्ट में डीएम मास की रिलेटिव वेलोसिटी ये है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पीछे है। मैंने राइट वर्ड, आप कहीं भी प्लस मान सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने माना राइट वर्ड, तो ये माइनस भी लिखा जाएगा। व्हाट इज माई थ्रस्ट फोर्स? लैम्डा माइनस लैम्डा वी। कितने लोगों को दिखा कि थ्रस्ट नेगेटिव में आया? कौन सा थ्रस्ट है ये? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। नेगेटिव का मतलब पीछे जरा फील कर लो। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को सिखाया था, ट्रॉली आगे जा रही है तो वो डीएम मास को, तो डीएम पे थ्रस्ट का फोर्स आगे, ट्रॉली पे। ये किस पर डिफाइन किया था मैंने? ट्रॉली पे। जिसमें मास एंटर या एग्जिट करता है, उस पे लगने वाला थ्रस्ट ये होता है। तो ये थ्रस्ट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। चलिए, अब इसके एक्सेलेरेशन के लिए तो हम हॉरिजॉन्टल मोशन में बात कर रहे हैं। स्टिल मैं क्या लिखूंगा, किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। माय इक्वेशन इज योर F एक्सटर्नल प्लस F थ्रस्ट इक्वल्स टू, याद रखना वैसे तो ये वेक्टर इक्वेशन है, और हम इसको किस डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं? तो उसको हमने प्लस माइनस से डिफरेंशिएट कर रखा है। तो व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स? F थ्रस्ट माइनस लैम्डा वी, दैट इज इक्वल्स टू कितना? m m0 प्लस लैम्डा t एंड dv/dt। ये क्या बताना चाह रहा है कि इस v में किस रेट से चेंज आएगा? ये लीजिए, समझ में आया? तो ये आपके पास क्या बन गया है? F माइनस लैम्डा वाई इक्वल्स टू m0 प्लस लैम्डा t इंटू dv/dt। पहले ये इक्वेशन समझ में आया, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बस। अब तो कैसे करें? वेरिएबल सेपरेट कर ले क्या? अच्छा, हम इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? इसने आपको बताया किसी टाइम t पे dv कितना होगा, किसी टाइम t पे dv कितना चेंज होगा। तो आप चाहते हो जीरो से लेके यहां तक कितना चेंज हुआ, तो जीरो मतलब स्टार्टिंग में, और अभी t टाइम तक कितना चेंज आया, तो वो पहले जीरो था और बाद में v हो चुका है। तो आप v निकालने के लिए इस इक्वेशन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इतना समझ में आया? तो ये इक्वेशन बनी है, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो मेरे पास रिलेशन आ रहा है, देखिए t को एक साथ रखो, v को एक साथ रखिए। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, dv के नीचे इसको ले जा रहा हूं, तो dv अपॉन हाउ मच? f माइनस लैम्डा v, और दैट इज dt अपॉन m0 प्लस लैम्डा t। कितने लोगों को दिखा? ठीक है, सेपरेट कर दिया मैंने दोनों। चलिए, tt एक तरफ, vv एक तरफ। लिमिट लगाइए। व्हेन t इक्वल टू 0 योर वेलोसिटी वाज v, एट एनी टाइम t वेलोसिटी इज v। पहले ये बताओ, इतना समझ में आ गया सबको? मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन?
ln ax प्लस बी अपॉन ए फॉर्मेट, यही है ना। तो यहां पर क्या है, लैम्डा कांस्टेंट, v का मल्टीप्लायर, v का फंक्शन है ना ये। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है ln f माइनस लैम्डा v अपॉन माइनस लैम्डा, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to v, that is equals to इधर ln m नॉट प्लस लैम्डा t। ठीक है, जिसको नहीं ध्यान हो ये यहां से याद कर लेना कैसे करते हैं इंटीग्रेट, फ्रॉम 0 to t। समझ में आया। तो लैम्डा और माइनस लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, लिमिट रखने पे डायरेक्ट रख दूं, f माइनस लैम्डा v अपॉन f। अपॉन f क्यों, ln f माइनस लैम्डा v माइनस ln f, तो ln a माइनस b ln a बाई b, दैट इज इक्वल्स टू, एक माइनस है ना यहाँ, इसको यहां लगा देते हैं, माइनस ऑफ, इधर भी आएगा ln m नॉट प्लस लैम्डा t अपॉन m नॉट, क्या कहते हो, यही आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, f माइनस लैम्डा v अपॉन f इक्वल्स टू m नॉट अपॉन m नॉट प्लस लैम्डा t। अब सॉल्व कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्या फाइंड आउट करना है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप v का फंक्शन निकाल सकते हैं। नोट करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं यही छोड़ रहा हूं, आप लोग सॉल्व करना है। देखो मैं एक बार एफ थ्रस्ट और समझा दे रहा हूं। हालांकि इतने बार समझाएंगे तो फिर एक ही क्वेश्चन होगा पूरी क्लास में। देखो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी कुछ, ट्रॉली की कितनी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल। मुझे क्या चाहिए, थ्रस्ट। थ्रस्ट का वो भी कौन सा कंपोनेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो मैंने क्या किया, dm बाई dt तो करना ही है। अब मुझे ये v चाहिए। अब ये v जो है इसकी वेलोसिटी, तो मुझे बताओ ट्रॉली की वेलोसिटी आगे, तो आपको तो u रिलेटिव चाहिए ना। रिलेटिव मतलब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है। तो ये तो खुद की वेलोसिटी तो 0 है हॉरिजॉन्टल में, और ट्रॉली आगे जा रहा है, तो ट्रॉली को क्या लगेगा कि डीएम मास पीछे जा रहा है। तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में डीएम मास पीछे जा रहा है, इसलिए v पीछे की ओर है, उसको मैंने माइनस b कर दिया। समझ में आई बात, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। सभी लोग फोकस्ड होकर रहा करें, है ना। एफ थ्रस्ट को मैंने फॉर्मूले से लिखा है, कुछ भी फील नहीं कर रहा हूं मैं वहां पे। पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि थ्रस्ट फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बस उसमें वैल्यू रख रहे हैं। क्लियर है सबको। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फंक्शन निकाल लो, बहुत इजी सा फंक्शन आएगा। कितना आ रहा है, v इक्वल्स टू एफ टी डिवाइडेड बाय, एक बार देखो तो यही आ रहा है, सब लोग चेक कर लें, बहुत इजी सा फंक्शन आता है। यही आ रहा है। ठीक है, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करूंगा, दोनों इक्वेशन को लगाना बस ढंग से सीख जाओ। लॉजिक में कोई खास बात नहीं है। जब कोई मास एंट्री एग्जिट करता है तो उस पर थ्रस्ट लगता है सिस्टम पे, और वो जो थ्रस्ट है उसका अमाउंट होता है डीएम बाई डी टी इंटू यू रिलेटिव। और एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ सिस्टम पे और कौन रहता है, थ्रस्ट। तो वो दोनों मिलकर ही सिस्टम को क्या करते हैं,
एक्सीलरेट करते हैं। ठीक है, हटा दूं ये? क्लियर तो है सबको? इस क्वेश्चन में अभी वर्टिकल थ्रस्ट भी है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हमें उसकी नीड नहीं है, इसकी वेलोसिटी के में उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। देखो, हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन का एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे होगे ना, रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, हिंदी में बताऊं क्या? प्रोपेल करना मतलब कुछ धक्का लग के उसको ले जाना, हिंदी में बोलते हैं प्रणोदन। क्या बोलते हैं? प्रोपेल करना, धक्का दे के ले जाना। तो देखो इधर, पेन बंद कर दो बिल्कुल। जब पहली बार कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो बहुत कुछ होता है, मैं तो पता नहीं कितनी बार कर चुका हूं, लेकिन फिर से पहली बार क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या होगा। तो इसका इनिशियल मास कितना है? ये t=0 पर रॉकेट का मास है m0। इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे हम आपको, पहले मैं ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, फ्यूल बर्न होगा, फिर वो स्मोक बन के बाहर उसको फेंका जाएगा, प्रोपेल किया जाएगा, उसको बाहर फेंका जाएगा। तो क्या होगा, इस सिस्टम से मास कंटिन्यू बाहर फेंका जाएगा, और वो जो फेंका जाएगा उसकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी कौन डिसाइड करेगा पता है? जैसे जो अंदर इंजन वगैरह लगे होंगे, जिनका काम होगा कि इस धुएं को किस तरह से बाहर फेंकना है, तो ये उनकी प्रॉपर्टी होगी। तो वो आप इंजन से कंट्रोल करेंगे कि धुआं कैसे बाहर फेंका जाएगा। समझ में आई बात? कितनी वेलोसिटी से जाएगा, किस तरह से जाएगा, वो सब अंदर अरेंजमेंट उसमें लगा हुआ होगा। अब क्या होगा, इस सिस्टम से धुआं बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने पे इस पे क्या एक्ट करेगा? थ्रस्ट। तो मुझे बताइए, अगर रॉकेट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी नीचे हो, मैंने किस वेलोसिटी को दे दिया सीधा? रिलेटिव। नीचे हो तो क्या कहते हो, यहां से जो मास बाहर निकलेगा, तो क्या ये एग्जिट करने वाला सिस्टम है? क्या dm/dt नेगेटिव होगा? और यू रिलेटिव किधर बोल रहा हूं मैं? नीचे है। तो थ्रस्ट किधर आएगा? थ्रस्ट ऊपर आएगा। अब बताइए, इस समय पे जैसे ही रॉकेट स्टार्ट हुआ, इसका कुछ वेट है? इसका कुछ वेट है। तो अगर वो थ्रस्ट फोर्स उस वेट को ओवरकम नहीं कर पाया, तब ये ऊपर उड़ पाएगा क्या? नहीं, फिर वो हवा ऐसे निकलती रहेगी, रॉकेट वहीं ऐसे रहेगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय पर इस तरह से थ्रस्ट आए कि वो इसका वेट को क्या कर ले, ओवरकम कर ले। अब आपको कितना एक्सेलरेशन चाहिए या क्या चाहिए, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, और उसके हिसाब से सिस्टम ऊपर उड़ेगा। फिर जब ये ऊपर उड़ता जाएगा कंटिन्यूअसली, तो हमें इसकी वेलोसिटी वगैरह एस्टिमेट करनी है एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो अभी हम इस रॉकेट को नियर अर्थ सरफेस ही रखेंगे, ताकि इसमें जो ग्रेविटी है वो जी कांस्टेंट की तरह कंसिडर किया जाएगा। समझ गए? और जब ये स्पेस में चला जाएगा तो हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कभी अगर इस रॉकेट का क्वेश्चन ऐसा है कि ये स्पेस में है और जा रहा है, तो आप उसमें mg का कोई इफेक्ट नहीं लेंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इसमें क्या करेंगे हम? mg, हम ग्राउंड से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज m0। द इनिशियल mass of rocket is m0। रॉकेट कैसे है आपको डायग्राम में दिखा है, रॉकेट इज हेडिंग वर्टिकली अप।
वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपका रॉकेट हेडिंग है, ठीक है। लिखो, द फ्यूल इज बर्निंग इन द रॉकेट, द फ्यूल इज बर्निंग इन द रॉकेट the fuel is burning in the rocket and the smoke is expel out, and the smoke is expel out with relative velocity v, with relative velocity v in opposite direction of rocket। समझ रहे हो opposite कैसे? पीछे की तरफ, in opposite direction of rocket, ठीक है। अच्छा ये क्या दिया है मैंने पता है? रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है। क्या दिया है? और बहुत अच्छी बात है कि मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी दिया है कि उस किस रिलेटिव से, जैसे रॉकेट किसी भी वेलोसिटी पे हो, उसके अंदर से फेंकने वाला जो है किस रिलेटिव वेलोसिटी से फेंकता रहेगा, उसको रॉकेट की वेलोसिटी से कोई मतलब। तो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया कि उसका थ्रोइंग की जो स्पीड है वो हमेशा कितनी है? v रिलेटिव, मैंने सिंबल दे दिया। ये रिलेटिव इसलिए लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे कि ये क्या है, रिलेटिव ही दिया है मैंने। समझ में आई बात? तो लिखो देन फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर 1, then find out question number 1, velocity of trolley, sorry, velocity of rocket, at any time t, when the mass of rocket is small m, when the mass of rocket is small m। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, if fuel burning rate is lambda kg per second, if fuel burning rate is lambda kg per second, then lambda kg per second, then find out velocity of rocket at any time t, find out the velocity of rocket at any time t। ठीक है, चलिए अभी मैंने रॉकेट को किधर हेड किया हुआ है? ऊपर की तरफ। तो थ्रस्ट इस समय पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? थ्रस्टर ऑन होगा और ये स्मोक बाहर फेंकेगा, तो इस पे थ्रस्ट ऊपर आएगा। यहाँ तक तो आपको कितने आराम से समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे उड़ने के लिए एक बार एट t इक्वल टू 0 डिस्कशन करते हैं। तो कुछ इसका dm बाई dt है, कुछ इसका dm बाई dt है, और आपको पता है u रिलेटिव कितना है? नीचे की ओर कितना है? v रिलेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी दी तो कितना थ्रस्ट आया? dm बाई dt इंटू v रिलेटिव, यही है ना थ्रस्ट। अच्छा इस थ्रस्ट को इस टाइम पर इसके वेट से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा वो dm मास से मत घबराना, dm जा रहा है आ रहा है। इस समय पर इसका अप्रोक्सीमेट मास कितना है? m नॉट ही है ना। तो हम कहेंगे जो अप थ्रस्ट होना चाहिए वो किससे ज्यादा होना चाहिए? m नॉट g से। अगर मुझसे कोई इसी टाइम पे कैलकुलेशन करवाता तो बस इतना सोचता, मैं क्वेश्चन छोड़ देता कि यहाँ पर बताओ उठने के लिए कितना फोर्स चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जो एफ थ्रस्ट है वो नियरली इक्वल टू एम नॉट जी होना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे रॉकेट थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो धीरे धीरे रॉकेट उठने लगेगा, यही बात है। अच्छा अगर मैं कहूँ कि इसका एक्सेलरेशन मुझे ए ऊपर चाहिए तो थ्रस्ट ऊपर एम जी नीचे, तो थ्रस्ट फोर्स माइनस एम जी वो इसका एक्सेलरेशन को डिसाइड कर देंगे। ये मैं वही इक्वेशन लगा रहा हूँ, एफ थ्रस्ट
प्लस एफ एक्सटर्नल बराबर एम डीवी बाई डी टी, क्योंकि हमें पता है वो एनएलएम लिख रहे हैं हम बेसिकली। अच्छा, अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, एट एनी टाइम टी पर वेलोसिटी चाहिए, तो मैं टी इक्वल टू 0 को एनालाइज करके आगे नहीं बढ़ सकता हूं, क्योंकि एट एनी टाइम टी पे चीजें बदल जाएंगी। समझ रहे हो क्या? तो ऐसा करते हैं, सिस्टम को किधर ले जाएं। याद रखना, ये एट एनी टाइम टी का मतलब समझते हो, वेरिएबल्स में वर्किंग करना। तो एट एनी टाइम टी पे इसका मास बदल के कितना हो गया, एम। अच्छा, पहले क्वेश्चन में उसने मास फ्लो रेट बताया भी नहीं कि किस तरह से फ्यूल बर्न हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि ये उस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अभी कैलकुलेशन करने पे पता चलेगा, अभी हमें नहीं मालूम। तो इसका मास अभी कितना है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से ये m की वैल्यू है m नॉट माइनस लैम्डा टी, m नॉट माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अच्छा, इस टाइम तक इसने क्या अक्वायर कर लिया कुछ, क्योंकि मुझे दिख रहा है थ्रस्ट नीचे लग रहा था, उठा उठा के ले गया होगा इसको ऊपर। इस टाइम पे जो धुआं निकल रहा है वो पीछे की तरफ, कितनी स्पीड है उसकी, लेकिन अच्छी बात है कि रिलेटिव ही दे रहा है, नहीं तो आपको रॉकेट के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी निकालनी पड़ती, लेकिन अभी ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में ही है। ओके, तो एक बात बताइए, mg भी वर्टिकल में, थ्रस्ट भी वर्टिकल में, तो हम सारी डिस्कशन वर्टिकल में कर रहे हैं, टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव। फर्स्ट इक्वेशन, F thrust is dm by dt into u relative। कुछ नई चीज नहीं कर रहा हूं, वापस यही कर रहा हूं। चलिए, मैंने m का फंक्शन नहीं बनाया तो मैं इसको dm by dt रहने दूंगा। अब देख रहे हो मैंने वेक्टर हटा दिया, हालांकि ये वेक्टर इक्वेशन है, बट अब वर्टिकल में प्लस माइनस से ही काम चल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू dm by dt, हाउ मच इज द u रिलेटिव, माइनस v रिलेटिव। एक मिनट इधर देखो, तो मेरा थ्रस्ट फोर्स कितना आया, माइनस dm by dt इंटू, किधर है ये थ्रस्ट, बताओ, ऊपर है। एक मिनट, ऊपर ही है, लेकिन मैथमेटिकली माइनस नहीं है, ये dm by dt इटसेल्फ नेगेटिव है, dm by dt इटसेल्फ नेगेटिव है। समझ में आई बात? तो ये ऊपर ही है, लेकिन आप ऐसे ही रखना, ये अपने आप ऊपर है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए, अब ये थ्रस्ट आ गया, ठीक है। तो मुझे इसके एक्सेलेरेशन के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो एक इसका अभी वेट कितना है, mg, पहले m नॉट g था, लेकिन t टाइम पे, तो नेक्स्ट इक्वेशन अलोंग द वर्टिकल इज योर f एक्सटर्नल प्लस f थ्रस्ट इक्वल्स टू m dv बाई dt। वर्टिकल में लिख रहा हूं, तो एक्सटर्नल मेरा mg नीचे है इसलिए माइनस mg, लेकिन थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू ये है। देखने में आपको लग रहा है कि वो नेगेटिव है, लेकिन वो एक्चुअल में पॉजिटिव है। समझ रहे हो क्या? और इवन ये जो थ्रस्ट है, अगर ये सिस्टम एक्सेलरेट करना है तो ये मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है, तभी ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। दैट इज इक्वल्स टू m dv by dt। ये dv by dt बताता है कि अभी जो v है उसमें कितना चेंज हो जाएगा, तो dv का चेंज होगा। तो ये एक्सेलरेशन सिस्टम का किन दोनों की वजह से, फोर्स प्लस थ्रस्ट फोर्स, यस और नो, जिसमें v रिलेटिव इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, v रिलेटिव इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अब बताइए, ये इक्वेशन आ गई, अगर इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूं ना, तो मैं यहाँ m का फंक्शन क्या डाल दूंगा, m नॉट माइनस लैम्डा टी, बस, बाकी पूरा सेम चलेगा। बट अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ऐसा, पता है क्यों? ये इक्वेशन बिना m के फंक्शन के इंटीग्रेट हो जाएगी। कैसे बताता हूं, इस m को डिवाइड करो, इस dt को इधर लाओ, कितना आएगा, माइनस जी डी टी, माइनस ऑफ इधर आएगा dm अपॉन m इंटू v रिलेटिव, दैट इज इक्वल्स टू dv। इंटीग्रेट कर रहा हूं, when t equal to 0 the mass was m naught and velocity was 0, at any time t the mass is m and velocity is v। इतना समझ में आएगा? तो ये मैंने इक्वेशन रख दिया, और ये सभी इंटीग्रेबल हैं, देखो आराम से, क्योंकि g कॉमन आ जाएगा, माइनस जी टी, माइनस ऑफ v रिलेटिव कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, एंड dm बाई m ln m, लिमिट डाल दो डायरेक्ट, ln m बाई
कैपिटल एम नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू वी। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया। अच्छा ये दोनों माइनस माइनस दिख रहे हैं, लेकिन घबराओ मत, ये m बाई एम नॉट है, ये खुद नेगेटिव है, तो इसको प्लस बना लेते हैं। तो ये ऐसे लिखा हुआ है v रिलेटिव ln m नॉट बाई m, कोई रिपीट मत बोल देना है ना, तो मैं यहीं गिर जाऊंगा रॉकेट के साथ ही। तो कितना आ जाएगा v इक्वल्स टू v रिलेटिव ln m बाई एम नॉट बाई m माइनस जी टी। इसमें क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी मैं बताते रहता हूं, ताकि आप क्लैरिफाइड रहो कि क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है वहां बैठ के आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो देखिए v रिलेटिव ये प्लस हो गया क्या, अच्छा ये माइनस जी टी टर्म है, बट ओवरऑल ये वेलोसिटी ऊपर ही है, क्योंकि अगर थ्रस्ट फोर्स ने इसको पिक नहीं किया होता तो फिर ये आगे नहीं बढ़ रहा होता। तो अगर ये ऊपर उड़ रहा है यानी ये टर्म इससे बड़ी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ रहा होगा। इतना समझ में आया? चलिए इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसको मैंने इसलिए रोक के रखा था। आप देखिए ये इंटीग्रेशन आपसे m के फंक्शन की डिमांड नहीं कर रहा। मैंने कहा पहले जो आपका रॉकेट था ना वो 1000 किलो का था, बाद में थोड़ी देर के बाद 500 किलो का बचा, बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आप लोग क्वेश्चन को क्या करोगे पता है, सर मास फ्लो रेट नहीं दिया था इसलिए बोनस होगा, समझ रहे हो क्या? लेकिन मास फ्लो रेट की नीड नहीं है इस एक्सप्रेशन को। अगर मैंने उस टाइम का सीधा क्या दिया है आपको, मास, तो ये यहां से कैलकुलेशन हो जाएगी उसकी, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट में मास फ्लो रेट दिया है। तो योर स्मॉल एम इज हाउ मच, एम नॉट माइनस, अब आप यहां से यहां रख दो, v इक्वल्स टू कितना, v रिलेटिव ln, बताइए, m नॉट माइनस लैम्डा t माइनस ऑफ gt। दिस इज योर v एज अ फंक्शन ऑफ, समझ में आएगा? तो आप चाहो तो शुरू से वैसे ही करते तो फिर ये वाला आंसर नहीं दिखाई देता आपको, सीधा ये दिखता। बट ये वाला आंसर मैंने इसलिए शो किया कि इस पूरी कैलकुलेशन में मास फ्लो रेट नहीं दिया था तो भी फंक्शन इंटीग्रेट हो गया और सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यस और नो? ठीक है, अब एक मिनट इधर रुक जाओ। शीट में एक क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा कि रॉकेट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी t इक्वल टू 0 पे, बताइए पूरी कैलकुलेशन में कहाँ चेंज आएगा? इस जगह पे, इट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ में आया? नोट करिए इसको। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर थ्रस्ट कैसे इसकी डायरेक्शन में काम कर रहा है, बताइए। इसके रेस्पेक्ट में वी रिलेटिव नीचे है, तो आपको पता है ये वी रिलेटिव नीचे हो गया नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि मैंने अपवर्ड क्या माना। अच्छा मेरा dm बाई dt इटसेल्फ नेगेटिव है, क्योंकि मास डिक्रीजिंग है ना, मास डिक्रीजिंग है, तो dm बाई dt इटसेल्फ नेगेटिव फंक्शन है, मतलब dm बाई dt नेगेटिव वैल्यू आएगी, m डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसलिए एफ थ्रस्ट आपका प्लस में आ रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है। समझ में आई बात? इसको नोट करिए। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, आप देखो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए हैं आपके पास, कितने 3 हो गए क्या? 3 हो गए ना, पैटर्न वही चल रहा है। मैं आपको बस ये सिखा रहा हूँ कि एफ थ्रस्ट और एफ एक्सटर्नल प्लस कैसे देखते हैं, बाकी और कोई खास बात नहीं है इसमें। चीजों को एट एनी टाइम टी पर ले जाके एनालाइज कर रहे हैं। यहां पर सब लोग गलती करते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ, क्योंकि आप लोग के मन नहीं करता आप लोगों को प्लस माइनस मानने का। सही बात तो ये है, आप लोग तो सीधा पी फाइनल पी इनिशियल फाइनल इनिशियल ये हो गया, ऐसे करते हो। कोई भी वेक्टर इक्वेशन यूज करेंगे तो या तो आई कैप जे कैप के कैप ले लो, या फिर अपने हिसाब से किसी डायरेक्शन को प्लस बोल दो, दूसरे को उसके अपोजिट डायरेक्शन को
माइनस। वेक्टर इक्वेशन यूज करने से पहले अगर आपने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हो तो बिना कन्वेंशन के अगर चलोगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सारी गलती यहां होती है, ये थ्रस्ट नहीं निकल पाता है। तो थ्रस्ट में डीएम बाई डी और यू रिलेटिव, और इसको देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं। अभी कोई स्टूडेंट इसको मान लेता ना नीचे प्लस, तो फिर इसका ये आंसर माइनस आ रहा होता, मतलब यहां वो प्लस रखता फिर थ्रस्ट माइनस, तो मीनिंग तो वही है। उसके लिए डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो उसके लिए अपवर्ड नेगेटिव होगा। फिजिक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा उसके करस्पॉन्डिंग। क्लियर? शीट में जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ इंटीग्रेशन के आपको कंडीशंस दिए हैं। इसी में एक क्वेश्चन लिखो। हाँ, तीसरा पार्ट मान लीजिए हम t इक्वल टू 0 पे कुछ आपसे कैलकुलेशन करवा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि उस इंस्टेंट पर कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट मतलब किस रेट से मास बाहर फेंक रहे हैं। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट जिस तरह से बाहर फेंकेंगे। फाइंड आउट द मास फ्लो रेट एट t equal to 0, at t equals to 0, so that the rocket have vertically upward acceleration, so that the rocket have vertically upward acceleration 4g। कितना एक्सेलरेशन चाहिए रॉकेट का, किस टाइम पे, t इक्वल टू, देखो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक लाइन में करेंगे। बस मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि t इक्वल टू 0 कैसे देखा मैंने। t इक्वल टू 0 पे कितना मास, m नॉट। एक मिनट इधर देखो, आपको पता है कि इस पर m नॉट जी नीचे लग रहा है, लेकिन आपको चाहिए क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चाहिए 4g। तो आपको पता है इस पे थ्रस्ट कितना आएगा, तो आपको पता है यू रिलेटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना, वी रिलेटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और आप निकाल चुके हो एफ थ्रस्ट कितना है, dm बाई dt इंटू टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव माइनस वी रिलेटिव। ध्यान रखना ये थ्रस्ट ऊपर की तरफ है, तो ये इटसेल्फ dm बाई dt, तो इसके ऊपर आपने थ्रस्ट फोर्स लगाया हुआ है, ये एफ थ्रस्ट कितना है, ये माइनस dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव। अब आपको कितना एक्सेलरेशन चाहिए, तो एफ थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, माइनस dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव माइनस m नॉट जी। याद रखना ये किस मोमेंट पे इक्वेशन है, तो इस मोमेंट का मास, मैं ये लिख रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, मैं ये लिख रहा हूं कि एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट इज एम डीवी बाय, जिस मोमेंट की बात हो रही है उस मोमेंट की इक्वेशन से। तो एफ एक्सटर्नल कितना है, माइनस एम नॉट जी नीचे की तरफ। कोई ये मत सोचना कि सर मास फ्लो रेट है तो कम हो जाएगा, डीटी टाइम में हम बहुत नेग्लिजिबल चेंज की बात कर रहे हैं इसके कंपैरिजन में। प्लस एफ थ्रस्ट कितना है, माइनस डीएम बाई dt इंटू वी रिलेटिव, दैट इज इक्वल टू, इसका मास इनिशियल कितना है अभी, एम नॉट, लेकिन एक्सेलरेशन क्वेश्चन की डिमांड है 4g, ऊपर या नीचे, अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, तो योर dm बाई dt with negative sign into v relative equals to 5 m naught g। कितने लोगों को डायरेक्ट पता चल गया था कि थ्रस्ट फोर्स 5 m naught g चाहिए, क्योंकि 4g चाहिए
और एम नॉट जी नीचे है, तो 5 एम नॉट जी ऊपर मिलेगा तो 4 जी आ जाएगा। एंड दिस इज द थ्रस्ट फोर्स एंड योर डीएम बाई डी टी इज 5 एम नॉट जी बाई वी रिलेटिव। लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है, तो आपको पता है रॉकेट से मास बाहर जाएगा तभी ये कंडीशन आएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये लिख लिया था ना इधर वाला? थोड़ा जल्दी लिखो, एक क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन हो जाए तो चैप्टर फिनिश। हाँ तो ये ठीक है। रियल लाइफ का सब्जेक्ट है यार, नहीं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यार ये कैसे क्यों गड़बड़ करते रहते हैं बेटा? थ्रस्ट ऊपर नेगेटिव नहीं आया है यार, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, ये खुद क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि डीएम बाई डी टी नहीं, वो डीएम बाई डी टी को कहना चाह रहा है भाई। डीएम बाई डी टी खुद नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। मैथमेटिक्स भी तो समझो थोड़ा सा, हिडन क्वांटिटी है ना। डीएम बाई डी टी इटसेल्फ नेगेटिव, उसको बार बार अभी वो कह रहे हैं सर नेगेटिव होके ऊपर कैसे आ गया? थ्रस्ट ऊपर ही है क्योंकि ये खुद नेगेटिव है। आपको नहीं लगाना है कोई दिक्कत नहीं, आप ये वैल्यू रख देना यहाँ लाके, ये बिना दिखाए मत दिखाओ इसको, वो अपने आप ले आएगा उसको ऊपर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऊपर बना लेगा उसको, क्योंकि इसने बताया ना, देखो इसने बताया यहाँ पे कि योर मास फ्लो रेट मस्ट बी नेगेटिव, तब आएगा। ठीक है, देखो द चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, या ऐसे लिखो, मतलब बात तो एक ही है। द चेन इज रिलीज्ड, बस रेस्ट से तो अपने आप ही है। द चेन इज रिलीज्ड, then find out the reading of weighing machine. The chain is released, then find out the reading of weighing machine as a function of time t. ठीक है, फटाफट देखना, 3 मिनट है अपने पास। तो सबसे पहले जितना पार्ट हवा में है, ध्यान से देखना, एक ही बार बात बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। जैसे आप रिलीज करोगे ये पूरा पार्ट ऐसे फ्री फॉल करेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात यह है कि यहां पर जो ढेर लगेगा ना इसका, तो हीप के साइज को आप क्या मानेंगे? नेग्लिजिबल। ऐसा इसलिए ताकि हम हर डीएम मास को मानेंगे कि वो यहां तक आया है, नहीं तो ढेर लगता जाएगा तो समझ रहे हो, फिर ऊपर ही गिरने लग जाएगा, तो उसकी कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत टिपिकल होगी। तो हम हर बार यही गिराएंगे। तो मुझे बताइए जितना पार्ट हवा में है वो फ्री फॉल करेगा,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एट एनी टाइम टी पर आपसे वेइंग मशीन की रीडिंग पूछ रहा हूं मैं, तो सबको ये बात पता है कि वेइंग मशीन वहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वेइंग मशीन पे उसको मेजर करेगा, तो उस नॉर्मल रिएक्शन को हम निकालेंगे। तो हमारा सिस्टम पता है कैसा है, चेन ऐसे गिरेगा, तो जो यहां पर है ना डीएम मास एक्युमुलेट होता जाएगा ऐसे ऐसे, और इसका मास बढ़ते जाएगा, और क्या होगा ऊपर से जो मास गिरेगा ना वेइंग मशीन पे, वो थ्रस्ट लगाएगा। क्या लगाएगा? थ्रस्ट एक्ट कराएगा इसके ऊपर। समझ गए? तो आपको पहले ले जाना है सिस्टम को एट एनी टाइम टी। चलिए टी टाइम पे कितना गिरा दें इसमें से, फ्री फॉल से कितना गिरा है, नहीं कितना अमाउंट गिर चुका। एक मिनट, अमाउंट निकालने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कितना लेंथ गिरा, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं टी टाइम। तो टी टाइम में ये गिर चुका है हाफ जीटी स्क्वायर। ये एंड कितना नीचे आ गया, तो ये हाफ जीटी स्क्वायर कहां पर है बताओ, वो यहां गिरा हुआ है, ये यहां से हाफ जीटी स्क्वायर यहां आ गया, तो वो नीचे ये अमाउंट गिर चुका। तो नीचे जो गिरा हुआ अमाउंट है दैट इज व्हाट, चेन गिराना अच्छा लगता है, अब इक्वेशन लिखना बुरा लगता है, ये है फिजिक्स की खास बात। समझ रहे हो क्या? फिजिक्स में चेन गिरा है तो बहुत अच्छा लगा रहे वाह कुछ गिर रहा है, लेकिन अब इक्वेशन लिख रहे हैं तो लग रहा है दिमाग पे जोर पड़ रहा है। तो देखो ये हाफ जीटी स्क्वायर, तो कितना मास गिरा हुआ है इसके ऊपर, दैट इज लैम्डा टाइम्स हाफ जीटी स्क्वायर, वेयर लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, and that lambda is your m naught by l। सही बात है? तो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ अभी लिखो मत, लिख लेना बाद में। तो लैम्डा कितना है, हाफ जीटी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मास आ गया। अब मुझे बताइए यहां से यहां तक का सारा मास क्या करता हुआ है, फ्री फॉल करता हुआ है, कितने टाइम तक, टी टाइम तक। तो यहां पर जितने भी पार्ट है ना इन सबकी वेलोसिटी नीचे है, एंड दैट वेलोसिटी इज जीटी। कितनी है? जीटी। कोई खास बात नहीं, काइनेमेटिक्स में पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा अब ये जो डीएम है, अब ये डीएम अटैच हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये अटैच होगा, फिर ये होगा, तब तक उनकी वेलोसिटी बदलती रहेगी। तो इस समय जो डीएम अटैच होने वाला है उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी, कितना नीचे, तो मैं लिख रहा हूं थ्रस्ट फोर्स। वेक्टर इक्वेशन है डीएम बाय dt इंटू यू रिलेटिव। चलिए ये यू रिलेटिव है, तो मैं वर्टिकली डाउनवर्ड को क्या मान ले रहा हूं, पॉजिटिव। ठीक है क्या? वैसे मैं आप लोग का ब्रेक नहीं खत्म करूंगा, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है क्या? कोई जरूरी इतना भागने की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन और करा दूंगा मैं आपको। ठीक है? तो अच्छा एक मिनट शीट दो। अभी क्या है तुम लोग का दिमाग ऐसे हो जाएगा कि 10 मिनट में ब्रेक भी लेना है, ये भी समझना है, चेन भी गिर गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ब्रेक ले लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 67 to 71, एक्सरसाइज 1 में 67 टू, ये न्यू ईयर गिफ्ट है आप लोगों के लिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 71 में लिखो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, कुछ करेक्शन है वो मैं करा रहा हूं। 71 में कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, पढ़ना आप क्वेश्चन को तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 37 एंड 38, में एक्सेलरेशन कांस्टेंट करना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू ए। ओके, और इसके बाद लेवल 4 दे दे क्या करने के लिए, पहले लेवल 4 का मेंस वाला दे देते हैं। देखो अभी हम जितना कर पाएंगे हम लोग कर लेंगे, बाकी आप अपने आप कर सकते हो, मेरे से आप डाउट भी पूछ सकते हो। तो मैं कुछ और आपको सेलेक्ट करके बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, जिसमें एक्सरसाइज 4 हमें पूरा करना है
लेवल 1 एंड लेवल 2 पूरा करना है। एक्सरसाइज 4 जेई एडवांस भी तो देखो कैसा आता है। एक्सरसाइज 2 का लेवल 2, ये लेवल 1 है। अभी अभी तो इतना ही करके लाना है नेक्स्ट क्लास में, फिर मैं आगे आपको होमवर्क दे दूंगा उसमें। हाँ ये न्यू ईयर गिफ्ट है। ओके थैंक यू फॉर टुडे। या एक्सरसाइज 4 लेवल 1 दे देते हैं। नहीं करके देखो एक्सरसाइज 4, क्योंकि वो शायद क्लास पता नहीं कब आएगी, तो एक्सरसाइज 4 लेवल 1। इधर देखो ये 18 क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ देना, वो रॉन्ग था वो। ठीक है बाकी आप कर लेना। ये जेई मेन वाली एक्सरसाइज है। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट है, बट 2 क्वेश्चन और ये बताने, एक तो ये चेन गिरेगा और एक और चेन गिरेगी। ओके थैंक यू। एचसीवी आप मुझसे अलग से पूछ लेना। अब आप एचसीवी पूरी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। हम लोग इसका लेवल 2 भी करेंगे जेई एडवांस का। ओके थैंक यू। इरोडो करना चाहें इरोडो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसमें डीएम बाई डीटी हमेशा नेगेटिव होगा ना, क्योंकि रॉकेट में ना